हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने जो है पहला चैप्टर पढ़ चुका है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए चैनल पर और उसे देख लीजिए। आज जो है हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को जो है हम कंप्लीट वन शॉट में पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट को जो है हम रिवाइज करेंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर के अंदर उस सारे को जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। हम क्या करने वाले हैं, हम एसिड्स एंड बेस का जो है हम डिफरेंस करने वाले हैं, यानी कि इन एसिड्स एंड बेस में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम एसिड्स और बेस को जो है हम अलग अलग करने वाले हैं। सबसे पहले एसिड्स को देख लेते हैं। राइट, एसिड्स कैसे होते हैं? एसिड्स ऐसे सब्सटेंस जो सॉर हो, मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? एसिड्स उसे कहते हैं जो ब्लू लिटमस को, क्या, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एसिड। ओके। अच्छा, अब बेस क्या होता है? बेस हम उसे कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कैसे हो टेस्ट में? बीटर, यानी कि कड़वे हो, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। राइट। एंड दूसरा क्या है? जो कन्वर्ट करे, किसको? लिटमस पेपर को। कौन से लिटमस पेपर को? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करे, उसे हम कहते हैं बेस। ओके। तो फिर से देख लेते हैं डिफरेंस क्या है एसिड एंड बेस में। एसिड जो होता है वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, एंड बेस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट होते हैं। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, एंड बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? इंडिकेटर्स। अब क्या है भाई? नया टॉपिक, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो बताते हो हमें, टेल अस वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। कैसे हम बताएंगे कि कोई एसिड या बेसिक? और बाय चेंजिंग इट्स कलर। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज करते हैं। सॉल्यूशन अगर एसिडिक हुआ तो एसिडिक में कुछ और कलर दिखा देते हैं। अगर सॉल्यूशन बेसिक हुआ तो उसमें कलर जो है कुछ और दिखा देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एसिड्स एंड बेस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका हो गया। इंडिकेटर्स क्या हुए? ऐसे ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ओके। अब इंडिकेटर्स भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर में जो नेचुरली पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। भाई नाम से क्लियर है कि ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं, मीन्स नेचुरली पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। जैसे कि टर्मेरिक। टर्मेरिक क्या होता है? टर्मेरिक हल्दी, जो कि क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। अब आगे देखते हैं क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो क्या करते हो, जो क्या हो, मेड बाय ह्यूमन बींग्स। मतलब ऐसे इंडिकेटर जो ह्यूमन बींग्स, ऐसे इंडिकेटर जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हम ले सकते हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन। ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होता है? ए सब्सटेंस विच चेंजेस इट्स ऑर्डर। ध्यान देने वाली बात है, क्या? ऑर्डर से अब पता कर लेंगे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन में अपना ऑर्डर चेंज कर दे, मीन्स अपना स्मेल चेंज कर ले, गंध चेंज कर ले, है ना, उसे हम कहते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। जैसे ओनियन, क्लॉव और वेनिला, ये तीन ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो क्या कहलाते हैं? ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्या है? अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया।
अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विथ मेटल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिड एंड बेस का जो है मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। हम देखेंगे कि एसिड के साथ जब हम मेटल का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, और जब हम बेस का किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है, जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ओके, अब उसी तरीके से बेस का जब रिएक्शन किसी मेटल के साथ किया जाता है तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या ले लिया, जिंक। जिंक का रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि HCl के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ZnCl2 मीन्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगला जो है बेस का एग्जांपल लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, Na2ZnO2, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट जो कि क्या है, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होता है, प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है। ओके, अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और उसके अंदर जो है क्या है, जिंक। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर डाला हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ से जो एक गैस निकल रहा है, और ये गैस जो है इस पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ से बाहर निकल रहा है। और जब यहाँ से जब ये गैस निकल रहा है तो यहाँ पर जो एक मोमबत्ती, कैंडल ऐसा हम बोल सकते हैं, कैंडल को वहां पर रख दिया है जलता हुआ है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जब ये जो है हमें ये जो है एक आइडेंटिटी करने के लिए इस कैंडल को यहाँ पर रखा गया है कि यहाँ से जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है ना। क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के सामने जो है हम मोमबत्ती को रखते हैं तो वो एक पॉपअप सा साउंड प्रोड्यूस करता है ना। यहाँ पर लिखा भी है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉपअप साउंड, है ना। तो यहाँ पर जो पॉपअप साउंड सुनाई देता है, जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस निकला है। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होता है ना। और ये जो है जरूर से जरूर याद होना चाहिए, है ना। ये एक तरीके का हम फॉर्मूला कह सकते हैं। जब तक आपको ये याद नहीं होगा, जब तक आप किसी केमिकल रिएक्शन को आप लिख नहीं पाओगे, तो इस चीज को जो है याद करना बहुत जरूरी है कि किसी एसिड का मेटल के साथ करते हैं तो बनता क्या है बेसिकली, है ना। तो सॉल्ट बनता और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इससे क्या होगा, आपको अगर दूसरा मेटल दे दे और या एसिड दे दे दूसरा दूसरा, तो आप इस अगर आपको ये चीज याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप इजिली जो है उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इनको जो है याद कर लीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, वही रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस एंड बेस विथ मेटल। एसिड एंड बेस का जो है मेटल के साथ किस तरीके का रिएक्शन, जो पिछला जो हमने पढ़ा उसी को जो है एक बार और हमने इसको ले लिया है। हमने क्या किया है, एसिड एंड बेस के साथ मेटल के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली हमने जो है यहाँ कंपैरिजन करने की कोशिश किया। एक तरफ हमने एसिड का केस ले लिया है और एक तरफ जो है हमने बेस का केस ले लिया। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन टाइप का हो जाएगा। एसिड का जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है। ओके, अब जिंक, जैसे एग्जांपल के तौर पर जब हम जिंक का रिएक्शन HCl जो कि एक एसिड है उसके साथ हम रिएक्शन करते हैं तो ZnCl2 बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ओके, और उसी तरीके से बेस का रिएक्शन जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाता है हमें। एग्जाम्पल इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस होता है, Zn जिंक जो कि एक मेटल होता है, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, Na2ZnO2, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट, और यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पर मैंने ये डायग्राम भी बताया था कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है, और इसके बाहर जब हम कैंडल को रखते हैं, जलते हुए कैंडल को हम रखते हैं, तो वहां पर जो है ये पॉपअप सा साउंड हमें सुनाई देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस निकला है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल
कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट का एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड, है ना। अब हम अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे होता है ना। या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम मेटल बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, उसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो है मैंने एक तरफ मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया है और इधर जो है मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन, मतलब मेटल बाइकार्बोनेट मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्या है मेटल कार्बोनेट का, जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ये हो गया Na2CO3, ठीक है। उसका जब हम रिएक्शन HCl यानी कि एसिड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, NaCl जो कि एक सॉल्ट है एंड वाटर CO2 एंड वाटर बनता है एंड CO2 बन जाता है जो कि गैस है, ठीक है। तो ये हो गया किसी मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है। अब जरा देख लेते हैं मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है। मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, उसका जब हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं यानी कि एसिड के साथ करते हैं तो NaCl, H2O एंड CO2 फॉर्म होता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, मेटल कार्बोनेट का जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है एंड मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। मीन्स दोनों में जो प्रोडक्ट है वो दोनों सेम ही होते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, उसका जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और यहाँ पर वाटर बनता है और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब आगे और क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले जो इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लिया गया है और इसमें क्या लिया गया है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर गैस प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है ना कि किसी भी मेटल कार्बोनेट का किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस पाइप से होते हुए इधर 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 होते हुए इस पाइप में आया होगा, है ना, और इस पाइप से होते हुए इस ये इस ट्यूब में मिला होगा और इस ट्यूब में रखा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। मतलब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन जो है मिल्की हो जाएगा, मीन्स मिल्क के जैसा जो है वाइट हो जाएगा, है ना। पर ये वाइट क्यों होता है, ये एक बड़ा सवाल है जो कि CBSE वाले जो है अक्सर ये क्वेश्चन को पूछते हैं कि क्यों जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो सॉल्यूशन जो है मिल्की क्यों हो जाता है ना। तो इसका आंसर ये है कि वो मिल्की इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर जो है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस वजह से जो है वो क्या हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है। लेकिन इसी में एक और सवाल पूछते हैं कि जब हम इस पाइप के थ्रू जब हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, मीन्स वो मिल्कीनेस जो व्हाइट कलर जो दूधिया कलर का सॉल्यूशन मुझे दिख रहा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर ये बन गया था और इसके अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस CO2 डाल रहे थे तो यहाँ पर बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर के कारण, इस वजह से जो है ये सॉल्यूशन का जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूछता है CBSE वाले, मीन्स CBSE वालों का जो है बड़ा फेवरेट सा ये टॉपिक है कि
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो वो मिल्कीनेस क्यों हो जाता है, और जब हम एक्सेस CO2 डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो वो मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों हो जाता है। आई होप मैंने ये इसका आंसर सही से आप सभी को समझा पाया हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक बार फिर से मैं इसको समझा देना चाहता हूँ कि लाइम वाटर के साथ जो है, लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ पास करते हैं, है ना, तो वो मिल्की क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर सिंपल सा यही है, लाइम वाटर बिकम्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होने लगता है, इस वजह से जो वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, लेकिन आफ्टर पासिंग एक्सेस CO2, क्या लिखा है मैंने, एक्सेस CO2 पास करने के बाद क्या हो जाता है, मिल्कीनेस स्टार्ट टू डिसअपियर, क्या गायब होने लगता है। वो गायब क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब फॉर्म होने लगता है इस वजह से। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, है ना, एसिड एंड बेस का रिएक्शन किस तरीके से होता है वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा बेस। बेस का किसी एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH जो कि एक बेस है, HCl जो कि एक एसिड है, इन दोनों का हम रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, मीन्स NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, और एक नोट मैंने लिखा है, इस नोट का क्या मतलब है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड बेस रिएक्शन को जो है हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड का आपके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन कर रहा, किसके साथ, एसिड के साथ, है ना। हमने क्या देखा था, किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, पर यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, मेटल ऑक्साइड की बात की जा रही है, ना ही कि एसिड की बात की जा रही है। ठीक है, चलो, तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। वहां पर क्या हो रहा था, मेटल का जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा था हमें, प्रोडक्ट के तौर पर मिल रहा था। पर यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल क्या है इसका, ZnO मीन्स जिंक ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ZnCl2 मीन्स जिंक क्लोराइड मिलता है और हमें H2O मिलता है। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। ये जो ये जो फॉर्मूला टाइप का है ना, इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपको केमिकल रिएक्शन को लिखने में बहुत ही ईजी होगा और आप अच्छे से जो है उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ये जो बॉक्सेज में बंद है उनको आप याद कर लीजिए कि किसी भी मेटल का रिएक्शन किसी एसिड के साथ होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, किसी मेटल ऑक्साइड के एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। तो ये सब आप याद कर लेंगे तो आप आपके लिए ही अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, चलो देखते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। मीन्स जैसा हमने मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ देखा था वैसा ही यहाँ पर भी जो है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, जैसे कि CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मीन्स ठीक है, और इसका रिएक्शन जो है हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है और यहाँ से वाटर हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नोट डाला है, इस नोट को मैं बता रहा हूँ कि जो भी नोट में डालता हूँ उस नोट को तो जरूर से जरूर देखिए, पूरा फोकस के साथ, जहां पर भी नोट आ जाए वहां पर ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं,
एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स आर कॉल्ड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एंड मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में जो है कॉमन क्या है ना। अभी तो आपने डिफरेंस देख लिया कि क्या डिफरेंस है, पर यहाँ पर डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर बात कर रहा है कॉमन, मीन्स दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। बोथ एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों क्या है, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। पर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एसिड गिव्स H plus ion and base gives OH minus ion in solution, and these ions are responsible for conduction of electricity। ठीक है, मीन्स ये जो आयंस हैं H प्लस आयंस, OH माइनस आयंस, यही जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स अगर ये H प्लस एंड OH माइनस सोल्यूशन में नहीं होंगे तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए HCl को जब हम किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो H प्लस, ये यहाँ पर जो H प्लस है ना, ये आयंस में टूट गया, इन आयंस के कारण जो है ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसी तरीके से बेस, बेस किस में टूटता है, Na प्लस एंड OH माइनस, है ना। तो एसिड कहते हैं किसे हैं, जो H प्लस दे सॉल्यूशन में, एंड बेस किसे कहते हैं, जो OH माइनस दे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो दोनों ही एसिड एंड बेस दोनों ही क्या करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना हुआ है, वहां पर क्या है, एक बल्ब लिया गया है, बल्ब को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और स्विच को ऑन कर दिया गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं ग्लो करेगा। ठीक है, सोचिए आप जरा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार ये बल्ब तो ग्लो नहीं करना चाहिए, बोलेंगे कैसे नहीं ग्लो करेगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर वायर जो है सेपरेट हो गया, मीन्स वायर जो है क्लोज नहीं है। अब वायर क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो कैसे होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी से पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्लोज लूप में फ्लो करता है, पर यहाँ तो क्लोज है ही नहीं। यहाँ पर तो ये देखिए ना, सेपरेशन आ गया। अगर यहाँ पर सेपरेशन आ गया तो ये बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है, और यहाँ पर एनसीईआरटी के डायग्राम में ग्लो करता हुआ दिखाया गया है। तो ये ग्लो क्यों कर रहा है, तो इसी के कारण, क्योंकि यहाँ पर HCl जो है वो आयंस में टूट रहा है, H प्लस Cl माइनस, और क्योंकि यहाँ पर आयंस है, ये आयंस ही जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस वजह से ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि एसिड्स एंड बेस में कॉमन क्या है। एसिड्स एंड बेस दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब हम किसी एसिड को जो है या किसी बेस को जो है हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्हेन HCl इज डिजॉल्व इन वाटर इट रिलीजेज H प्लस आयन, बट दिस आयन इज नॉट फ्रीली, इट कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ये क्या कह रहा है, हमें पता है ना कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन में एसिड को डालते हैं तो वो H प्लस देता है ना। पर ये जो H प्लस जो होता है वो फ्री नहीं होता, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर जो है ये H3O प्लस बना लेता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो एसिड को जब हम किसी वाटर में डालते हैं तो वो क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। उसी तरीके से बेस को जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या करता है, रिलीज करता है OH माइनस। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अगर पानी में डालेंगे तो ये Na प्लस एंड OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर एक नोट है, इस नोट को पढ़ लेते हैं। क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग ए एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, द एसिड मस्ट always be added slowly to water
with constant stirring. If water added to concentrated acid, uh, if water is added to concentrated acid, the heat generated may cause mixture of splash out and cause burns. ये क्या कह रहा है? सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि जब भी हम किसी एसिड को या वाटर को सॉरी एसिड को या बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, मीन्स उसमें से हीट इवॉल्व होता है। इसलिए हमें जो है एक क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि एसिड को जो है हमेशा क्या करना चाहिए, स्लोली ऐड करना चाहिए टू वाटर, मीन्स एसिड को हमें डालना चाहिए वाटर के अंदर, वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए, हमेशा याद रखना। एसिड को हमें वाटर के अंदर डालना होता है और वो भी स्लोली स्लोली। क्यों डालना होता है? क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, इसमें से हीट इवॉल्व करता है। ये क्या करता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका जो एसिड है मतलब जो सॉल्यूशन है वो बीकर से जो है बाहर निकल जाए और आपके क्या कर रहे हैं स्किन पर, इस स्किन पर अगर आ गए तो ये आपके स्किन को बर्न कर सकते हैं। इसलिए जो है हमें क्या कहा जाता है हमेशा कि एसिड को जो है वाटर के अंदर स्लोली स्लोली डालिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस का को हम कैसे पता करें कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड बेस है ना? कैसे हम पता करते हैं उसके बारे में। मीन्स अब हमारा जो है एक नया टॉपिक आ चुका है विच इज पीएच स्केल, है ना? हम पीएच स्केल के थ्रू ही बता पाते हैं कि कोई एसिड जो है कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ठीक है, तो जरा पढ़ लेते हैं क्या है। इन केमिस्ट्री pH scale is used to specify the acidic और basic solution of a aqueous solution, है ना? किसी भी aqueous solution का एसिडिक या बेसिक नेचर को पता करने के लिए हम pH स्केल का यूज करते हैं, है ना? क्या होता है कि जब हमें किसी सॉल्यूशन को देखना होता है कि एसिडिक है या बेसिक है, तो हम हर बार टेस्ट करके थोड़ी पता करेंगे। क्या पता यार वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हो और मैंने उसका टेस्ट कर लिया तो मैं मर सकता हूँ ना, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा ना। तो हम हर बार किसी चीज़ को टेस्ट करके थोड़ी पता करेंगे कि कोई सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है ना? तो इसलिए जो है एक पीएच स्केल आया। ठीक है, पीएच स्केल क्या करता है, किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में जब हम पीएच स्केल को डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज करता है। इस कलर चेंजिंग के कारण ही जो है हम पता कर लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो वही चीज़ ये कह रहा है कि पीएच स्केल एक स्केल होता है जो यूज किया जाता है किस लिए, स्पेसिफाई द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम यूज करते हैं। अच्छा, पीएच इज द नंबर। पीएच क्या होता है? पीएच कुछ नहीं होता, पीएच एक नंबर होता है जो क्या कहता है, टेल अस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। पीएच क्या होता है? पीएच एक नंबर होता है जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कितने H प्लस के कंसंट्रेशन है ना, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द एक्वस सॉल्यूशन को बताता है ये पीएच। ठीक है, और आगे मैंने क्या लिखा है, हायर द हाइड्रोनियम आयन लोअर द पीएच, है ना? हाइड्रोनियम आयन जितना ज़्यादा होगा उसका पीएच उतना कम होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में जो है नंबर लिखा हुआ रहता है 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है अगर 7 आ रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर किसी का पीएच जो है 1 से 7 के बीच में आ रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है 7 से 14 के बीच में आ रहा है तो वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनका पीएच जो है 0 के आसपास होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसका पीएच जो है 14 के आसपास होता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच जो है 14 के आसपास होता है, उसी तरीके से HCl का जो पीएच होता है वो 0 के आसपास होता है। हमें पता है ना कि HCl जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो है पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, एसिड के बारे में पढ़ा। अब हम जो है ये जो हमने अभी पीएच पढ़ा है, उन पीएच का हमारे डे टू डे लाइफ में, या हम बोले कि हमारे रोज के काम में ये यूज किस तरीके से होता है ना। ये मतलब इस पीएच का जो है हमारे लाइफ पर क्या अफेक्ट पड़ता है, उसको हम जरा देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना भाई ये। चलिए आइए, क्या है ये, आर मेटल्स, सॉरी मेटल क्यों बोल रहा हूँ मैं, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, है ना। जरा इसको देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When acid rain flow into the river, it lower the pH of river water. The survival of aquatic life in such river becomes difficult. है ना, आप देख रहे हो ना ये कितना खूबसूरत सा एक्वेटिक लाइफ दिखाई दे रही है, जहाँ पर जो है मछलियाँ जो हैं, मछलियों को जो है दिखाया गया है। अगर क्या होगा, अगर इस ये जो पानी है, इस पानी को एसिडिक कर दिया जाए, है ना, मीन्स इसका पीएच जो है वो 7 से कम कर दिया जाए, तो क्या होगा। हमें पता है ना कि जो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ मतलब जहाँ जो ऐसे जीव जो पानियों में रहते हैं, उनका अगर पीएच अगर चेंज कर दिया जाए, तो इनकी लाइफ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, ज़िंदगी जीना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक स्पीसी जो है एक नैरो रेंज और पीएच चेंज पर ही सरवाइव कर सकता है, मतलब जिंदा रह सकता है। आप अगर उसका पीएच, जिस मीडियम में ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसका अगर आप पीएच चेंज कर दोगे, तो उसका लाइफ जो होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि क्या प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं, तो यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उन ऑर्गेनिजम्स का पीएच अगर आप चेंज करोगे, तो उनका जो लाइफ जो होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, वो अपने लाइफ को जो है सही से जी नहीं पाएंगे, है ना, अपने लाइफ को जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसलिए जो है एक्वेटिक लाइफ का दिखाया गया है। क्या होता है कि कभी कभी हमारे इन्वायरमेंट का हम हमारे इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। पोल्यूटेड हो जाने के कारण जो है बहुत सारे जो है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो है हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है। और जब ये बारिश होने लगता है, तो बारिश होने के कारण जो ये सारे जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिलकर जो है ये एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये एसिड जो है, ये एसिड वाटर जो हमारे अर्थ पर जब ये गिरता है, तो ये पानी बहकर कहाँ है, नदी तालाब समुद्र में ही जाएंगे। और ये नदी तालाब समुद्र में जाकर जो है ये एक्वेटिक, ये जो है समुद्र में जाकर जो है जितने भी पानी में रहते हैं ये जीव जंतु, उनको जो है परेशानी होती है। क्यों, क्योंकि उनका मीडियम चेंज हो गया है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ द सॉइल, पीएच ऑफ द सॉइल, ठीक है, ये क्या है, चलो पढ़ लेते हैं। प्लांट requires specific pH change for their healthy growth. So, pH of soil is determined with the help of universal indicator paper. ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के थ्रू जो है हम सॉइल का जो है पीएच को हम डिटरमाइन करते हैं। और प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी जो है भैया पीएच जो होना चाहिए स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही ये सरवाइव करते हैं। अगर आप इसका भी पीएच चेंज करोगे, तो ये भी जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे ग्रोथ करने के लिए, हेल्दी ग्रोथ करने के लिए, हेल्थी डेवलपमेंट करने के लिए जो है हमें जो है सॉइल का जो पीएच होना चाहिए वो हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी जो है प्लांट्स जो हैं अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है भाई, जरा देख लेते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों प्रोड्यूस करता है? अभी तो आप बता रहे थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, रिएक्टिव होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हमारी बॉडी जो है, स्टमक जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों बना रहा है? ये तो हमारे लिए नुकसान होगा ना, हमारे स्टमक को जो है वो अफेक्ट करेगा, है ना। तो इसका आंसर नहीं, इसका आंसर ऐसा नहीं है। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए प्रोड्यूस करता है ताकि जो हमारा फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, है ना। ये हमारे स्टमक को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक इसलिए प्रोड्यूस करता है ताकि हम जो खाना खाते हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ठीक है। और आगे क्या है, डूरिंग डाइजेशन, डूरिंग इनडाइजेशन ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन, है ना। अब क्या होता है कि हमने देखा है ना कि हम जब बहुत सारा खाना खा लेते हैं या हमारा खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमें जो है पेन होने लगता है या हमें इरिटेशन होने लगता है, हमारे पेट में दर्द होने लगता है या बहुत ही इरिटेशन, चिड़चिड़ा सा होने लगता है ना। या हमें जो है एसिडिटी प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्टमक जो है बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। इस कारण जो है हमें जो है एसिडिटी होने लगता है या पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है पेट में, या इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। तो इन सारी समस्याएं जो हो रही हैं इनको हम कैसे, इन समस्याओं से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? तो उसी के बारे में लिखा है, टू गेट द रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसेज कॉल्ड एंटासिड। तो हम क्या लेते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। क्या, एक्सेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करने के लिए, एक्सेस एसिड को जो है हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए जो है हम एंटासिड का यूज करते हैं, ठीक है। ये एंटासिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, है ना। सबसे बढ़िया बेस कौन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, इस ये जो है क्या है, एक एंटा एसिड है जो क्या करता है, एक्सेस एसिड को जो है न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। मीन्स हमारे एसिडिटी को कम करने के काम आता है। मीन्स पेट दर्द होने लगता है या इरिटेशन होने लगता है, तो इन सब से जो है हमें रिलीफ देता है, ठीक है। क्या है, ये माइल्ड बेस है जो कि हम इसमें जो है यूज करते हैं, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम भी लिया है जहाँ पर ये देखिए एंटा एसिड है और इसके अंदर जो है ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये क्या काम करता है, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस बाय द स्टमक उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा पीएच ऑफ इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से पीएच जो है काम कर रहा है ना, इसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, है ना। टूथ डीके होने लगता है, मीन्स दांत जो है हमारा सड़ने लगता है जब हमारा माउथ का जो है पीएच जो है चेंज होने लगता है। चलो जरा पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारा माउथ का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा जो टूथ जो है मतलब दांत जो है वो सड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। टूथ इनेमल इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिया पेटाइल, किससे बना हुआ रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइल। क्या है ये, क्रिस्टल ऑफ ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट।
हमें पता नहीं कि हमारा दांत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है ना। तो उसी के बारे में बताया गया बेसिकली कि हमारा जो टूथ जो है, जो कि हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, वो क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, है ना, जो कि हमारा दांत जो है इसी से मिलकर बना हुआ होता है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये क्या होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता, बट इट कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो द 5.5। मीन्स हमारा जब पीएच, हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम होने लगता है, तो क्या करने लगता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट को कोरोड करने लगता है। मीन्स हमारे दांत जो है सड़ने चालू हो जाते हैं, है ना, डीके स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, ये क्या करते हैं, हमारे माउथ में जो है जो प्रोड्यू बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारे माउथ में जो है वो, माउथ में जो कुछ बैक्टीरिया हो रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, शुगर, शुगर को डिग्रेडेट कर कर, है ना, या फूड पार्टिकल जो भी हमारे माउथ में रह जाते हैं, उनको वो उनकी उनसे जो है ये क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। और जैसे ही हमारा हमारा माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट को कोरोड करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण जो है हमारा जो टीथ है वो क्या हो जाता है, डीके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन सब से भाई कैसे बचा जा सके, अब ये बता दीजिए। टू द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, है ना। हमें बताया भी जाता है कि जब हम खाना खाएं तो हमें जो अपना माउथ जो है अच्छे से धो लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे माउथ में जो है बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे, और जब बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे तो वो एसिड भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और एसिड नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा माउथ जो है 5.5 से कम नहीं होगा, और 5.5 से कम नहीं होगा तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो कोरोड नहीं होगा, और वो कोरोड नहीं होगा तो हमारा टूथ जो है वो सड़ेगा नहीं, है ना, टूथ जो है हमारा सड़ेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं, है ना, धोने के लिए। हम रोज सुबह सुबह क्या करते हैं, टूथपेस्ट से अपना दांत धोते हैं ना, इसलिए धोते हैं ताकि हमारे माउथ में जो है बैक्टीरिया ना बने। ठीक है, फॉर क्लीनिंग टूथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके, है ना, दांत को सड़ने से क्या करता है, वो बचाता है। कैसे बचाता है भाई, टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट जो है हमारे एसिड में एक्सेस एसिड को जो है वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ना, जिसके कारण जो हमारा टूथ डीके जो है होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये था भाई पूरा टूथ डीके के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए एक बच्ची है जो कि टूथ ब्रश टूथपेस्ट कर रही है ना, मुंह धो रही है ना। तो सभी जो क्या करेंगे, दांत धोएंगे अच्छे से सुबह सुबह, जिससे जिससे क्या हो, एक्सेस एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए माउथ का, और हमारा जो है टूथ डीके ना हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है अभी तक इस चैप्टर के 2 फेज पढ़ लिए हैं। ये एक लास्ट फेज है जो कि सॉल्ट है। ठीक है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं जरा। क्या है सॉल्ट, क्या है, सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था, एसिड बेस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते थे, है ना। तो वहां पर हमने देखा था कि सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। तो वही वो सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे बनता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है NaCl, नमक, है ना, जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं। वो भी देखिए ऐसे ही दिखता है ना। चलिए, तो ये यही सब के सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्ट, अब सॉल्ट के भी टाइप हैं भाई, वो देख लेते हैं पहले। क्या है, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसे कहते हैं, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। देखिए भाई, एसिडिक सॉल्ट, ऐसे देखो एसिडिक लगा हुआ है, मीन्स
हमें पता है ना कि सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड बेस रिएक्शन से बनता है सॉल्ट, है ना। तो अगर सॉल्ट एसिडिक है, मतलब एसिडिक सॉल्ट है, तो एसिड जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू बेस। तो यहाँ पर यूज कर लिया उसने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तभी तो स्ट्रॉन्ग का जो दबदबा रहेगा वीक के ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग का ही इफेक्ट आएगा, तो इस वजह से ये क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। अब जरा बेसिक सॉल्ट पर आते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बेसिक लगा हुआ, मतलब बेस जो है इस बार जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज कम्पेयर टू एसिड, है ना। तो बेस जो है वो एसिड को क्या कर देगा, ये देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, है ना। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, बेस। तो बेस क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिया गया इसलिए सॉल्ट भी जो है मेरा बेसिक ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया बेसिक सॉल्ट। अब आगे बढ़ते हैं। और न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ओके, तो न्यूट्रल सॉल्ट किसे कहते हैं, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए न्यूट्रल सॉल्ट है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये यहाँ पर कैसे सॉल्ट बन जाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि सॉल्ट जो है तीन टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl, है ना। कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से जो है कॉमन सॉल्ट बनता है। तो कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर एंड ऑब्टेन्ड बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर, है ना। हमें जो है NaCl जो है मीन्स नमक जो है हमें समुद्रों से भी मिलता है। अब समुद्र में से कैसे भैया नमक मिलता है, तो समुद्र में से जो नमक है उसको जो है हम उस पानी को जो है जब हम क्या करते हैं, इवोपरेशन करते हैं, मीन्स उसमें से जो है पानी को जो है भाप में कन्वर्ट करते हैं, तो जो बचता है वही तो हमारा NaCl होता है। फिर इनको उनको जो है प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफाई करके जो इनको हम यूजेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है सॉल्ट जो है कॉमन सॉल्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी मिलता है, के रिएक्शन से मिलता है, और दूसरा सी वाटर से मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट यूज इन आवर होम फॉर ईटिंग पर्पज, है ना। हम खाने में जो है इस कॉमन सॉल्ट का ही तो यूज करते हैं, नमक का यूज करते हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ है, इट इज वेरी यूजफुल कंपाउंड यूज टू मेक डिफरेंट अदर सॉल्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी मैंने, क्या कि NaCl यानी कि नमक जो है उनको अलग अलग कंपाउंड्स को, यूजफुल कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो है हम NaCl के थ्रू ही बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको हम बनाते कैसे, ठीक है। तो देखते हैं पहले प्रिपरेशन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में से जो है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो NaCl जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होकर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन है वो NaCl का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर जो है बैटरी के थ्रू जो है यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं, और इन इलेक्ट्रोड से जो है बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया। जैसे हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ पर जो NaCl एक्वस NaCl है इसको ब्रेक कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, और डिकम्पोज करके जो है इधर से जो है हमें NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। पर इस प्रोसेस में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ दो कंपाउंड हमें और भी मिलता है। कौन, पहला हाइड्रोजन गैस, दूसरा क्लोरीन गैस, है ना।
इस तरीके से। क्लोरीन गैस कहाँ मिलता है, तो क्लोरीन गैस जो है कैथोड पर मिलता है, एंड सॉरी हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर मिलता है, एंड क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर मिलता है। अब आपके मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि सोडियम सॉरी हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर ही क्यों मिलता है, वो एनोड पर क्यों नहीं मिलता है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि कैथोड कैसा, पहले ये देखिए, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा, H प्लस के फॉर्म में होगा, है ना, H प्लस के फॉर्म में होगा, मीन्स पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव को ही तो अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से जो है यहाँ कैथोड पर जो है हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। अब ये क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, Cl माइनस होता है। अब ये Cl माइनस, ये देखिए ना यहाँ पर Cl माइनस है, ये Cl माइनस नेगेटिव होने के कारण जो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो एनोड पर ही तो बनेगा ना हमारा Cl। और ये Na, ये Na प्लस है, वो H प्लस है, ये H प्लस यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। और यहाँ पर दिखाया भी गया, ये देखिए हाइड्रोजन गैस कैथोड पर फॉर्म हो रहा है, एंड क्लोरीन गैस एनोड पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन भी लिखा गया है कि जब हम NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट करके जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है NaCl, क्लोरीन गैस एंड H2 गैस में। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पर जो है एक बॉक्स बनाकर लिखा है क्या, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब बात आता है कि इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है एंड क्लोरीन गैस फॉर्म होता है, इस वजह से इसे हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। देखिए ना, क्लोर, क्लोर मतलब क्लोरीन फॉर्म होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म होता है, एंड अल्कली मतलब बेस फॉर्म होता है, इस वजह से हम इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं तो जो रिएक्शन हम यूज करते हैं उस रिएक्शन को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस फॉर्म होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि NaCl, एक्वस NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो तीन तरीके का हमें जो है यूजफुल कंपाउंड मिलता था। कौन कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस, तीसरा हाइड्रोजन गैस मिलता है ना। तो ये इनका जो है यूज क्या है हमारे जीवन में, उनको जरा देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है ना। हमने देखा ना कि रॉकेट, रॉकेट में जो है फ्यूल जो है हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और किसमें, अमोनिया में और फर्टिलाइजर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है ना। अमोनिया, फर्टिलाइजर्स, खाद वाद में जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन गैस का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, है ना। पानी को शुद्ध करने के लिए जो है क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, स्विमिंग पूल में इस्तेमाल किया जाता है, PVC में यूज किया जाता है, डिस इन्फेक्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये देखिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या मिल जाएगा हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर क्लीनिंग स्टील, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग स्टील में, अमोनिया क्लोराइड में, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक में, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमें, ब्लीच मिलता है, ब्लीच मिलता है जो कि किसके काम आता है, हाउस होल्ड ब्लीचेज में एंड ब्लीचिंग फैब्रिक में। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज देख लेते हैं, डी ग्रेसिंग मेटल्स, सोप में इसका इस्तेमाल होता है, साबुन वगैरह में, डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेपर मेकिंग, पेपर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स, फाइबर्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन सब के यूज, पूछता है तो इसको याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अभी हमने एक कंपाउंड पढ़ा है जो कि क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ा अभी तक हमने, अभी तक हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसे बन रहा था, NaCl, एक्वस NaCl से हमें मिल रहा था। अब जरा देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, क्या देख लेते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं।
ठीक है, कैसे प्रिपरेशन होता है, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास ओवर ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पास व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। ठीक है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ट वाइज Cl2 CuCl2, ये जो है ना, ये कंपाउंड जो बना है इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और यहाँ पर वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कह रहे हैं CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इस तरीके से हमें बनता है। ठीक है, तो कैसे प्रिपरेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस को हम पास करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है हमें कुछ इस तरीके से दिखा देता है, हमने यहाँ पर जो है बना कर भी देख लिया। ठीक है, ये देखिए नमक सा कुछ है ना, नमक सा दिख रहा है ना, पर ये नमक है नहीं, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो है हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, या हमें रिएक्शन से मिलता है। फॉर्मूला क्या होता है, COOCl2, फॉर्मूले याद कर लेना, हर एक जो यहाँ पर सॉल्ट है ना, जितने भी सॉल्ट अभी में पढ़ेंगे उन सभी सॉल्ट के फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज अ फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप वहां पर ये लिख के आओगे CaOCl2। ठीक है, अब जरा इसका यूज देख लेते हैं कहाँ किया जाता है, तो ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को ब्लीचिंग करने के लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी प्यूरिफाई करने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, एंड लास्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बात आता है कि इसे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो CaOCl2 जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये जो है नेसेंट ऑक्सीजन देता है हमें, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, इस वजह से जो है ये इसे जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देख लीजिए, ये इस तरीके से दिखाई देता है, ये भी वे जितने भी सॉल्ट है ना ज़्यादातर नमक जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एकदम पाउडर फॉर्म के दिखाई देते हैं। तो देख लीजिए इस तरीके से जो ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस से जो है हम बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्वे प्रोसेस इन दिस, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको जरा देख लेते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्वेज प्रोसेस टेक्स अ इम्पॉर्टेंट रोल, है ना, सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू जो है हम बेकिंग सोडा को हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज नोन एज सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन ही क्या कहलाता है, सॉल्वेज प्रोसेस। एंड सॉल्वेज प्रोसेस किस काम आता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए जो है हम सॉल्वेज प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और अभी अभी मैंने बता दिया कि सॉल्वेज प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो सॉल्वेज प्रोसेस में क्या करते हैं, हम NaCl सोडियम क्लोराइड लेते हैं, वाटर के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के साथ NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है NH4Cl, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बना है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बेकिंग सोडा, अब देखिए यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा को जो हम हीट करते हैं, अब मैंने जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वहां पर मैंने बताया था कि ये डेल्टा साइन, ये ट्रायंगल साइन का क्या मतलब है, तो इस ट्रायंगल साइन का मतलब है कि मैंने इसको हीट दिया है, रिएक्टेंट साइड की तरफ हीट दिया है, तब जाकर ये प्रोडक्ट बना है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर H2 एंड CO2 मिला है। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है हम सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक है। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज जो है एंटी एसिड, इसको हम एंटी एसिड की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या, इट इज यूज्ड बाय बेकर फॉर मेकिंग केक्स, है ना। आपने देखा होगा कि ये जो केक केक जो बनता है, वो केक बनाने वाले क्या करते हैं, इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं केक को बनाने के लिए। ठीक है। यूज बाय यूज्ड फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ाज, है ना। पकोड़े बनाने के लिए, है ना, पकोड़े टेस्टी क्रिस्पी बनाने के लिए जो है हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर फास्ट कुकिंग, है ना, हमारा खाना जो है जल्दी बन जाए, इसलिए जो है हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है। तो ये पूरा था भाई बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो सॉल्वे प्रोसेस से किया जाता है। सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, सोडियम क्लोराइड का अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसे हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में क्या क्या बनता है? तो होता क्या है सॉल्वे प्रोसेस, एक बार फिर से, सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया का रिएक्शन करने से अमोनिया क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, और इसी को जो है हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है? तो एंटी एसिड की यूज यूज एज एन एंटी एसिड इस्तेमाल किया जाता है। यूज फॉर यूज बाय बेकर फॉर मेकिंग केक्स, केक को बनाने के लिए बेकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, और पकोड़ाज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फास्ट कुकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है? सस सबसे पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है ना। तो वॉशिंग सोडा इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। मीन्स अभी अभी हमने जब वहाँ पर बेकिंग सोडा पढ़ रहे थे, मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक और चीज़ पढ़ा था, क्या, कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है वही हमारा वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है ना, और ये सोडियम कार्बोनेट को ही जो है हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है हम वॉशिंग सोडा को भी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ये थोड़ा एरो ऊपर हो गया, इसको यहाँ पर होना चाहिए था, चलिए मिस्टेक हो गई है ना। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट H2O एंड CO2 फॉर्म होता है। ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कि वॉशिंग सोडा का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में करते हैं। ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं भाई? यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है। अब ये थोड़ा देखिए, इसके बारे में जरा सीखिए। वाटर में जो है दो तरीके की हार्डनेस होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है। तो ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है, उन हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो है हम क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आप फिलहाल के लिए इतना ही याद करिए कि वाटर के हार्डनेस को, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब आगे क्या है? यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट, कपड़े उपड़े धोने के लिए भी जो है इनका हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक फोटो बनाई है, लगाया है, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये जो कटोरे में जो है हमने वॉशिंग सोडा ले लिया है, और इस वॉशिंग सोडा को जो है इस वॉशिंग मशीन में डाला जा रहा है, किस लिए? ताकि कपड़े जो है अच्छे से धुल जाए। तो इसको जो हम एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड्स, है ना। सोडियम सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी जो है हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बोरेक्स, बोरेक्स जो कि एक सोडियम का कंपाउंड है, उनको फॉर्म करने के लिए जो है हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था पूरा वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। इसको फॉर्म कैसे किया जाता है? बेकिंग सोडा को हीटिंग करने से वॉशिंग सोडा बनता है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ है? तो ग्लास, सोप एंड
पेपर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल है। दूसरा, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्लीनिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो था वॉशिंग सोडा के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो देखिए, पढ़िए इसे क्या है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट आर रियली ड्राई। क्या जो क्रिस्टल सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सचमुच ड्राई होते हैं? तो इसका आंसर है यस। यस, crystal salt are really dry. Water molecules present in salt crystal are responsible for structure. The water molecule present in salt crystal responsible for structure. They do not wet the salt. देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है CuSO4.5H2O। इसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, या इसे हम ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं, है ना, ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सॉल्ट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स तो है, H2O के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको तो वेट होना चाहिए। पर अभी तो आप बोल रहे हो कि क्रिस्टल सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसलिए एक लाइन लिखी है कि सॉल्ट क्रिस्टल, वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट क्रिस्टल में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रक्चर के लिए, ना कि वेट के लिए, है ना। मतलब वो किसी भी प्रकार का क्रिस्टल को जो है, सॉल्ट क्रिस्टल को जो है वो गीला नहीं करते। वो सॉल्ट जो है स्ट्रक्चर, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट और 5H2 है, इस 5H2O के होने के कारण ही जो है ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये जो कॉपर सल्फेट और 5H2 है जिसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमें जो दिखाई देता है ब्लू कलर का। ठीक है, ये क्या है, जरा आगे पढ़ते हैं। सॉल्ट क्रिस्टल है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जब हम एक यूनिट लेते हैं, जब हम एक क्रिस्टल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितना होता है? 5। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, बिकॉज ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के होने के कारण क्या होता है, दिस कंपाउंड कलर इज ब्लू। इस कंपाउंड का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। पर जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के कारण जो है कंपाउंड कैसे हो जाते हैं? कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O जिसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, इसके बारे में एक क्या बताएं, इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में जो है को जब हम हीट करते हैं तो इसमें से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल से वो रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो कलर अभी दिखाई दे रहा था ब्लू कलर का, वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद खत्म। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो ये आपका सॉल्ट है, इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम, है ना। जिप्सम एक कंपाउंड है, उसकी हीटिंग से जो है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बता दीजिए। तो कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O, यही जो है जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जब हम इस जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O, मीन्स ये क्या होता है, हेमी, इसमें क्या होता है, आधा वाटर मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होता है ना। कॉपर सल्फेट में आधा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, अच्छा, अभी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर लोग करते हैं। किस लिए करते हैं भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज? फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, है ना। ये जो देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया गया है, जहाँ पर क्या हुआ है कि इसका जो है यहाँ से कहीं से पैर जो है फ्रैक्चर हो गया, मतलब बोन्स जो है टूट गया है, तो उसको जो है जोड़ने के लिए जो ये व्हाइट कलर का चूना सा कुछ लगा रहे हैं डॉक्टर लगा रहा है। तो किस लिए लगा रहा है, ताकि जो है उस बोन को जो है सपोर्ट मिल जाए, फ्रैक्चर्ड बोन को जो सपोर्ट मिल जाए, है ना।
इसको जो है सही पोजीशन पर जो है फिर से जो जो बोन जो है डिस्प्लेस हो गया है ड्यू टू बोन फ्रैक्चर, उसको जो है सही से फिर से उसको अच्छे सही पोजीशन पर लाया जा सके, इसलिए जो है यहाँ पर जो है एक ये यहाँ पर एक यूज किया जा रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। यहाँ पर जो है सॉल्ट कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है वाइट कलर का, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये हो गया भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज किया जाता है? फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजिशन। सही पोजिशन पर उसको फ्रैक्चर्ड बोन को लाने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर लोग, है ना। ये पूछता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यूज और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? यूज फॉर मेकिंग टॉयज, फॉर मेकिंग फॉर मटेरियल, फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस बनाने के लिए भी जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन मटेरियल को बनाने के लिए, एंड मेकिंग टॉय। यहाँ पर देखिए एक दूसरा फोटो लगा हुआ है जहाँ पर इस तरीके का टॉय जो है बनाने के लिए भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट डाला हुआ, उस नोट को जरा देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस is kept in moisture proof container because it convert into gypsum by absorbing moisture। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मीन्स ऐसा कंटेनर जिसमें मॉइस्चर किसी भी प्रकार का ना हो, उसमें हम रखते हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किसी प्रकार के मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो ये वापस मिल जाएंगे वाटर, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर वाटर के साथ मिलकर फिर ये जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है जहाँ पर ये पूछा गया है कि वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो इसका आंसर यही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस is kept in moisture proof container because it convert into gypsum by absorbing moisture। moisture को absorb करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ हम रखते हैं? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, और पूरा का पूरा किसी प्रकार का समस्या नहीं आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आ रहे हैं तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जो है रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।